के कम से कम अपन ने 3 क्लासें कर ली हैं, आज अपन चौथी क्लास करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको कुछ एक विशेष बात जो आपने देखी होगी कि लास्ट क्लास के अंदर अपन जब एक प्रयोग कर रहे थे, अनुप्रयोग नंबर 2 चल रहा था अपना बायोसावर्ट नियम का। बायोसावर्ट नियम का जो अनुप्रयोग नंबर 2 है, उसमें क्या हुआ था, जब अपनी क्लास चल रही थी तो बीच के अंदर नेटवर्क इश्यू के कारण कुछ जो टाइम है वो उसका शॉर्ट हो गया था, ठीक है। यानी वहाँ पे क्या हुआ था, बीच के अंदर वो मिस हो गई थी क्लास, और सीधा अगला टॉपिक यहाँ पे आ रहा है, आपने देखा भी होगा। तो वो जो अनुप्रयोग नंबर 2 है उसको थोड़ा वापस समझ लो आप, फिर अपन आज की क्लास आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कहाँ पर वो रुका था वो मैंने आप चेक कर लिया था। जो अनुप्रयोग नंबर 2 धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर आप जब चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे थे, देखो केंद्र पे आपने निकाला तब तक कोई दिक्कत नहीं आई थी, ये पूरा केंद्र का है। और कितना आया केंद्र पे, म्यू0 I/2R, याद है आपको। ये पूरी यहाँ तक समझा ना, तब तक कोई दिक्कत नहीं आई थी, अपने एकदम सही चल रहा था। फिर अपन ने क्या करा, सेकंड हेडिंग डाली थी अपन ने कि धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो इस पूरे डायग्राम को ये सारी चीजें मैं समझाते हुए यहाँ तक पहुंच गया था। और यहाँ से क्या समझना है, थोड़ा सा बाकी था कि संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालने की बात आई थी। तो अपन ने कहा कि यहाँ जो आपका डीबी है ये तो आ गया था म्यू0/4π आइडियल अपॉन x² प्लस r²। लेकिन बात आई कि इस बिंदु P पर मुझे चाहिए कुल चुंबकीय क्षेत्र। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र पूरी कुंडली की वजह से निकालना है, तो ध्यान रखना है कि यहाँ मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, इन अल्पांशों के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी पड़ेगी। क्योंकि हम जब भी कोई सदिश राशि होती है और उसकी वजह से कुल निकालना चाहते हो कुछ भी, जैसे कुल विद्युत क्षेत्र की बात है या चुंबकीय क्षेत्र की, तो वहां पर आपको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। एक टॉपिक याद करो आप, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ा था अपन ने फर्स्ट चैप्टर में। तो वहां डायरेक्शन जब सेम आ रही थी तो जोड़ रहे थे, जब विपरीत आ रही थी तो घटा रहे थे, और जब दोनों सेम और अपोजिट दोनों नहीं आए, बीच की डायरेक्शन आ रही थी, तो वहां अपन घटक कर रहे थे। तो यहाँ पर भी देखिए किस प्रकार से, भाई यहाँ दिख रहा है कि इस डीबी की डायरेक्शन इधर है, इस डीबी की डायरेक्शन इधर है, तो दोनों ना तो अपोजिट डायरेक्शन में ना सेम डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे घटक करेंगे, और वो घटक किस प्रकार से होंगे, सबसे मेन पॉइंट इसका यही है। वो समझ में आ गया तो इसे समझ लेना, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो देखो कैसे, यहाँ अपन ने लिया था कि फाई कोण यहाँ पे बन रहा है, फाई कोण यहाँ पे बन रहा है, जैसे ये फाई और फाई है, यहाँ पर भी कितने बनेंगे फाई कोण, और यहाँ पर भी बनेगा फाई कोण, ठीक है भाई, सिमिलर बनेंगे बिल्कुल। अब यहाँ पे घटक कैसे होंगे देखो, तो घटक अपन करेंगे, आपको मैंने समझाया हुआ है कि कोई भी सदिश होता है, एक तो उसका थीटा की तरफ घटक होता है और एक होता है उसका थीटा के अपोजिट, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये सदिश, एक इसका होगा थीटा की तरफ घटक, एक होगा इसका थीटा के अपोजिट घटक। तो यहाँ मैं घटक कर रहा हूँ, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझोगे कैसे, तो देखिए अब आपको यहाँ समझना है कि डीबी के जब अपन घटक करेंगे किस तरफ, थीटा की तरफ, ये थीटा देखो, सॉरी थीटा के अपोजिट, डीबी का थीटा के अपोजिट घटक क्या होगा बोलो, डीबी साइन थीटा, इधर भी डीबी साइन थीटा हो रहा है, और इस डीबी का भी थीटा के विपरीत करोगे तो डीबी साइन थीटा होगा। अरे आपको पता है घटक दो टाइप के होते हैं, एक होता है सदिश से थीटा की तरफ जिसमें लगता है कोस थीटा, एक होता है सदिश से थीटा के अपोजिट जिसमें लगता है साइन थीटा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डीबी का थीटा की तरफ यदि जाओगे तो लगेगा डीबी कोस थीटा, ये हो जाएगा, थीटा की जगह फाई है तो फाई लिख दो आप, यहाँ पर भी फाई कर देना भाई, क्या कर देना फाई, थीटा मत लिखना फाई लिखना, जो आप ले रहे हो ना वही लिखना है। अब देखो ये विपरीत घटक है और ये थीटा की तरफ होगा, तो यहाँ पर होगा डीबी साइन सॉरी कोस फाई, क्या है कोस फाई, ये अपन ने यहाँ पे कर दिया। अब चार घटक हुए, दो तो हुए डीबी साइन और दो हुए डीबी कोस और डीबी कोस। आप देखोगे कि जो इनकी डायरेक्शन है, जैसे इनकी डायरेक्शन की बात आएगी तो डीबी कोस और डीबी कोस ये तो अपोजिट साइड में, ये ऊपर की साइड में और ये नीचे की साइड, जब ये दोनों घटेंगे तो कट के क्या हो जाएंगे जीरो। ये तो आपको ध्यान रखना किसमें, कोस वाले घटकों। लेकिन आपको दिख रहा है डीबी साइन थीटा दोनों की डायरेक्शन है सेम, डायरेक्शन सेम होने के कारण ये क्या हो जाएंगे भाई जुड़ जाएंगे। विपरीत होता है तो घटते हैं, सेम डायरेक्शन होती तो जुड़ते हैं। तो जोड़ के हम क्या निकालेंगे, संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे निकाल लेंगे। तो देखिए संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो जो बी आएगा वो आएगा आपका समाकलन डीबी साइन थीटा, समाकलन डीबी साइन थीटा। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, बिल्कुल आसानी से आपके सामने क्या आ जाएगा, इसका फाइनल फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। तो देखो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे b बराबर, अब बताओ db का मान कहाँ से लिखेंगे, ये समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 में db का मान दिया वो यहाँ पे लिख दीजिए आप, देखो क्या बनेगा,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। फिर आई डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और साथ में ये तो मान है डीबी का, इसके साथ में है साइन थीटा। अब देखिए आप जो चीजें यहाँ पर समाकलन से बाहर आ सकती है पहले उनको बाहर ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे बाहर जो आ रही है बाहर ले लेते हैं। देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा, ये आ गया बाहर। फिर देखिए और कौन काम बाहर आ रहा है, आई बाहर आ जाएगा क्योंकि आई भी चेंज नहीं हो रहा है। साथ में अपॉन में कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये भी चेंज नहीं हो रहा है, ये भी बाहर आ गए। समाकलन के अंदर केवल डीएल बचेगा और साइन थीटा भी बाहर आप ले लेना, ठीक है। ये साइन थीटा भी मैंने बाहर ले लिया। आप चाहो तो साइन थीटा की वैल्यू पहले रख दो, बाद में सब बाहर ले लेना, ठीक है। और ऐसे नहीं तो आप यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे बाहर ले लो। अब केवल समाकलन के अंदर क्या बचा, देखो समाकलन के अंदर बचा डीएल, और डीएल का समाकलन क्या होगा, जैसा अपन पहले अनुप्रयोग में करे, डीएल है अपनी वर्ताकार धारावाहिक कुंडली की परिधि का अल्पांश, और जब हम इसको करेंगे समाकलित, इसका मतलब हो जाएगा संपूर्ण कुंडली की परिधि। अतः हम कहेंगे समाकलन ऑफ डीएल वो हो जाएगा कुंडली की परिधि अर्थात 2 पाई आर। आर बड़ा लिख देना भाई, ठीक है, 2 पाई आर। ये आ जाएगा मान किसका, डीएल का। जैसे डीएल का मान यहाँ पे लिखोगे, बोलो क्या बनने वाला है, बी बराबर ये वाली चीज है जैसे लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। ऊपर है आई डी एल, सॉरी डीएल 12, डीएल तो अंदर है ना, आई फिर है साइन थीटा, और साथ में है नीचे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ आपने क्या कर दिया, डीएल का समाकलन करके लिख दिया 2 पाई कैपिटल आर, ठीक। अब इसको सोल्व कर लीजिए। देखो पाई से पाई कट रहा है, 2 से 2 एकम 2, 2 दूने 4, ये भी कट गया। बचा जो एक बार लिख लीजिए, बी बराबर ऊपर बचा म्यू नॉट आई, फिर साइन थीटा, फिर आर अपॉन यहाँ है 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये बच गया। अब इसको और सोल्व कर सकते हैं क्या, तो सुनो, बिल्कुल अपन क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से आगे सोल्व कर सकते हैं। तो मैं कैसे कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान लगाना है आपको, डायग्राम को भी देखना भाई, इसको डायग्राम को देखते हुए आप इसको सोल्व करोगे, कैसे होगा तो सुनो। ये चित्र दिख रहा है आपको, इस डायग्राम के अंदर देखो समकोण त्रिभुज पीओए है, इसमें यहां पर तो अपन ने लगाया था क्या, पाइथागोरस प्रमेय, लेकिन अब मैं कह रहा हूं इसी में क्या लगा दो आप, इसी में लगा दो साइन थीटा। अरे क्या लगा दो, साइन थीटा। आपको याद है साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो अपन लिखेंगे साइन थीटा बराबर, बताओ ये थीटा है मतलब फाई है या जो भी कोण है, कोण के सामने ये तो हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हो जाएगा आपके कर्ण, यानी लंब हो जाएगा आर बटे कर्ण कौन है बोलो, कर्ण है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये साइन थीटा की वैल्यू आप जब यहाँ पे लिखोगे तो आगे आपको इसको सोल्व करके क्या लिखना है, तो देखिए बी बराबर म्यू नॉट आई, और ये वाला आर ये तो पहले से है, और बटे में क्या है 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हम चाह रहे हैं कि इस साइन थीटा की वैल्यू वो लिखें, तो लिख दीजिए आर बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया। अब सुनो, आपको एक बात पता होगी कि ये जो अंडर रूट होता है, इस अंडर रूट का क्या मतलब होता है, अंडर रूट का मतलब होता है किसी भी संख्या के ऊपर घात 1/2। बात एक ही है, अंडर रूट लगाओ चाहे घात 1/2 लिखो। तो मैंने क्या करा, अंडर रूट हटा दिया और घात 1/2 लिख दी, और यहाँ घात कितनी है, 1। ये लिखा क्यों, तो आपको समझ में आ गया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहाँ पर भी, इसका मतलब आधार समान है, घातें अलग अलग है। जब आधार समान हो, घातें अलग अलग हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घातें जुड़ जाती है। जैसे जोड़ेंगे तो देखो फाइनल फॉर्मूला हमारे सामने क्या आएगा, बी बराबर म्यू नॉट आई, आर से आर को गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर बटे 2 ब्रैकेट। अब सुनो, यहाँ पावर 1 है, यहाँ कितनी है 1/2, जुड़ेगी तो क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी। ये इसका फाइनल फॉर्मूला आ गया। बोलो किसका, जब आप क्या कर रहे हो, किसी कुंडली के अक्ष पर लेना चाह रहे हो कोई बिंदु, और इस अक्ष पर क्या ज्ञात करना चाह रहे हो आप, इस अक्ष पर आप ज्ञात करना चाह रहे हो चुंबकीय क्षेत्र का, ये इसका पूरा सोल्व। यहाँ तक तो आपके वैसे किया हुआ था कल, लेकिन आगे थोड़ा मिस हो गया तो मैंने इसको पूरा आगे सोल्व कर दिया, ठीक। ये हो गया क्लियर आपके। और आप चाहे तो इसी से केंद्र के लिए भी बना सकते हो। केंद्र पर निकालना है तो बोलो क्या करते हो, केंद्र पे x बराबर 0 कर देना, x को 0 कर देना, क्योंकि x क्या है यहाँ पे डायग्राम के अंदर, x है इस केंद्र से इस बिंदु के बीच की दूरी, इसको 0 कर देंगे तो बिंदु P कहाँ जाएगा, केंद्र पे। यानी यहाँ पर आपको केंद्र पे निकालना है तो आप क्या करोगे,
x की वैल्यू यहाँ पे 0 लिख दोगे। जैसे 0 लिखोगे देखो क्या आएगा, b बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन क्या है 2 ब्रैकेट में x की जगह 0 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो क्या बचा आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब देखो स्क्वायर के ऊपर फिर घात है तो घात गुणा होगी, तो ये 2 से 2 तो कट जाएगा, कितनी बचेगी आर की पावर 3। अब आर की पावर 3 से फिर ये आर की पावर 2 कम हो जाएगी, तो लास्ट में जो बचेगा b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और ये आपको मैंने पहले भी करवा दिया, जब अक्ष पे किया था ये आया था ना भाई, तो बिल्कुल आपके उस अक्ष पर ये आया, इसी से अपन निकाल सकते हैं केंद्र पे, और केंद्र की अलग से डेरिवेशन करना चाहे तो मैंने ये पहले आपके यहाँ पे करवा रखी। ये देख लीजिए यहाँ पे, ये रही आपके केंद्र पे, कुंडली के केंद्र पे कितना आया था म्यू नॉट आई अपॉन 2r। जब n फेरों के लिए लगाओ तो n से गुणा कर देना, और केवल एक फेरे की बात आती है तो वहां पर n नहीं लगाना है। ठीक है भाई, चले आगे। ये तो बात हो गई किसकी, बायो सावर्ट नियम की। अब अगला नियम है अपने एम्पियर का बंद परिपथीय नियम। ये मैंने बोला था ना अगली क्लास में अपन करेंगे, तो देखिए यहाँ बात आती है एम्पियर के बंद परिपथ की। तो क्या नियम है अच्छे से समझना है, बहुत बढ़िया नियम है, इससे क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा चांसेज है कि इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले, इंपॉर्टेंट कर लेना। तो देखो आपने फर्स्ट चैप्टर में स्थिर वैद्युतिकी के अंदर, भाई फर्स्ट चैप्टर किसके अंदर आता है, स्थिर वैद्युतिकी के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है कि नहीं आता। स्थिर वैद्युतिकी के अंदर आपने पढ़ा गाउस का नियम, क्या पढ़ा बोलो, गाउस का नियम पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ठीक है, गाउस का नियम पढ़ा तो आपने इसके अंदर जाना कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश और उसके कारण उस बंद पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताता है कौन, गाउस का नियम। पढ़ा था ना अपन ने, अरे फाई ई बराबर क्या पढ़ा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसी की सहायता से अपन ने क्या निकाला, अलग अलग इसके अनुप्रयोग में अपन ने विद्युत क्षेत्र निकाला था। और आवेश ये कहता है आवेश और विद्युत क्षेत्र के बीच में क्या संबंध है, ध्यान रखना ये किसी बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, जैसे अपन ने बनाए थे ना गाउसीय पृष्ठ वगैरह। तो जिस प्रकार स्थिर वैद्युतिकी के अंदर गाउस नियम का रोल है सेम टू सेम, उसी प्रकार जो आपका गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व वाला यानी कि गतिकी के अंदर किसका यूज है, एम्पियर के बंद परिपथ का। ये भी बंद पृष्ठ के लिए लागू हो रहा था, ये भी देख लो बंद परिपथ के लिए लागू होगा। वहां बात हो रही थी आवेश और विद्युत क्षेत्र की, लेकिन एम्पियर का नियम कहता है किसके बीच में, धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच, इनके बीच में रिलेशन बताता है कौन, एम्पियर का बंद परिपथीय नियम। यहाँ देखो आवेश स्थिर था तो केवल आवेश, लेकिन आवेश गतिशील हो गया तो वो धारा बना रहा है। वो पहले क्या था, केवल स्थिर था तो विद्युत क्षेत्र बना रहा था, गतिशील है तो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। बिल्कुल सिमिलर चल रहा है, बिल्कुल सिमिलर, एकदम समान। ठीक है, ये सारी चीजें अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब सुनो, आप करें नियम को शुरू, ये तो इसकी बेसिक जानकारी होगी। अब अपन बात करते हैं, तो देखो ये नियम है क्या। ये नियम कहता है आप क्या करो, कहीं पे चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, ये पहले समझो आप है क्या। चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन को आप समझोगे, इसके बाद अपन इस नियम को जानेंगे क्या है चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन किसे कहते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको क्या, एक तो है चुंबकीय क्षेत्र और ये क्या है, ये अल्पांश है। जब बंद पथ लेंगे ना अपन, उस बंद पथ का क्या बनाना पड़ेगा, एक अल्पांश लेना पड़ेगा, जैसे गाउसी नियम में ले रहे थे अपन। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र तथा अल्पांश, अल्प लंबाई कह दो या अल्पांश कह दो, अल्पांश लंबाई के अदिश गुणनफल को, अदिश गुणनफल, चुंबकीय क्षेत्र तथा अल्पांश लंबाई के अदिश गुणनफल को या गुणनफल के समाकलन को क्या कहते हैं बोलो, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। बोलो ये बात समझ में आई क्या,
अरे बात समझ में आई? क्या है बोलो? ये चीज है आपके चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, कि आप चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश इन दोनों के बीच में डॉट लगाए हो, मतलब ये क्या कर रहे हो आप? अदिश गुणा। क्या कर रहे हो बोलो? अदिश गुणा। अदिश गुणा का जो समाकलन है वो हो गया आपका क्या? चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। तो अब नियम क्या है? ये तो बात आदि हुई अभी। अब नियम क्या कह रहा है? नियम ये कह रहा है कि क्षेत्र के किसी क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, जिसको अपन ने लिखा था किससे? म्यू नॉट से। निर्वात की चुंबकशीलता तथा बंद क्षेत्र से गुजरने वाली बंद क्षेत्र से गुजरने वाली धाराओं बंद क्षेत्र से गुजरने वाली धाराओं के बीजगणितीय बीजगणितीय योग के गुणनफल के बराबर होता है। अब ये बात आपको समझ में आई क्या? किसी क्षेत्र का जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन है, ये रहा, ये चीज, ये चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन है। इसके बारे में पूछे तो क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश लंबाई का जो अदिश गुणा है वही कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। ये किसके बराबर है? ये बराबर होंगे म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई के। ये बात कह रहा है। आगे पढ़ लो बोले, निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा बंद क्षेत्र से गुजरने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग। तो धाराओं का बीजगणितीय योग अपन सिग्मा आई से तो लिखेंगे, इनके गुणनफल के बराबर होते हैं। ये इनका गुणनफल है। तो ये आपका नियम है। नियम का मतलब पूरी ये जो 3 लाइन लिखी है ना मैंने, इसका पूरा एक शॉर्ट में अपन ये बोल सकते हैं, समाकलन किसका? बी वेक्टर डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई। अब बात आती है कि ये किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। तो देखिए, अपन मान लेते हैं अपना जो फॉर्मूला आया वो ये आया, बंद समाकलन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई। ये है आपका फॉर्मूला। ठीक, अब इसको अप्लाई करते हैं। अपन क्या मान लेते हैं कि ये एक बंद पृष्ठ है। ये क्या है? बंद पथ है ऐसे मान लो। और ऐसे नहीं माता, पहले आप ऐसे कर लो, यहां पर कुछ धाराएं हैं। ठीक है, कुछ धाराएं हैं, जैसे I1 जा रही है, I2 भी जा रही है, लेकिन I3 आ रही है, फिर आपका I4 जा रही है और I5 है जो आ रही है। ठीक, तो आपको ये मान लो ये कुछ धाराएं हैं जो आ रही है जा रही है। यहां पर आपको ये नियम लगाना, एम्पियर का बंद परिपथीय नियम। तो क्या सीधा लगा सकते हो? तो सीधा तो नहीं लगा सकते। फिर क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा यहाँ पर कोई बंद पथ का निर्माण। एम्पियर का बंद पथ जब तक नहीं बनेगा तब तक एम्पियर का नियम नहीं लगा सकते। तो अपन क्या करते हैं, यहां अपन बना देते हैं एक एम्पियर का बंद पथ। ये लो, ये मैंने बना दिया एम्पियर का बंद पथ। लिख भी देते हैं अपन, एम्पियर का बंद पथ है भाई। ठीक, अब आगे चलते हैं। एम्पियर के बंद पथ में कुछ धाराएं जा रही है, कुछ धाराएं आ रही है। और ये ध्यान रखना, ये धारा जो है I5 ये इस बंद पथ से बाहर है। ठीक है, तो जिस प्रकार से गाउसी नियम के अंदर जो आवेश होता है उसके बारे में हम केवल बात करते हैं, बाहर स्थित आवेश के बारे में बात नहीं करते हैं। वैसे ये I5 धारा यहाँ पे कोई काम में नहीं आएगी। तो कौन आएगी? तो आ जाओ इधर, आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, बंद समाकलन किसका? बी वेक्टर डॉट डीएल का बराबर म्यू नॉट। अब देखो सिग्मा आई का मतलब है आपको क्या करना है? धाराओं का बीजगणितीय योग करना है कि नहीं? तो जो इधर ऊपर वाली धारा इसको मैं प्लस मान लेता हूं, जो इधर नीचे वाली इसको माइनस मान लेता हूं। तो देखो क्या बनेगा, I1 प्लस I2, लेकिन I3 नीचे जा रही तो माइनस का I3 लिखूंगा और फिर प्लस का I4 लिखूंगा। अब आप कहोगे सर यहाँ I5 भी तो लिख दो,
माइनस में I5 लिख दो। क्या I5 लिखूंगा? आप कुछ विचार कीजिए इस पे, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि अपने बंद परिपथ से ये बाहर है। एम्पियर का जो बंद पथ है, इसके अंदर जो धाराएं हैं वही हमारे काम में आएगी, बाकी जो बाहर है वो काम में यहाँ पर नहीं आने वाली। अरे ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। इस वाले फॉर्मूले को अपन ऐसे लगा सकते हैं। और कैसे लगा सकते हैं इसी फॉर्मूले को? तो सुनो, मैं ये भी कर सकता हूं, बंद समाकलन, मैं यहाँ डॉट हटा दूं तो क्या बनेगा बताओ? डॉट हटाने पर बनेगा बी डी एल कॉस थीटा। अरे समझ में आया? जब डॉट हटता है तो कॉस लगता है, जब क्रॉस हटता है तो साइन लगता है। तो हो जाएगा बंद समाकलन बी डी एल कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट सिग्मा आई। सिग्मा आई, ये फॉर्मूला भी आपको अलग से लिख के रखना है, आगे इसके अनुप्रयोग करेंगे नियम के, तब बहुत ज्यादा काम में यही आएगा आपको। ठीक है भाई, अब सुनो आगे, अगली हेडिंग डालो, एम्पियर नियम के अनुप्रयोग। एम्पियर नियम के क्या पढ़ेंगे भाई? अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो जिस प्रकार से बायो सावर्ट नियम के 2 अनुप्रयोग थे, वैसे के वैसे एम्पियर नियम के भी 2 अनुप्रयोग, और ये हमारे को क्या बताएंगे? बोलो, ये हमें बताने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। क्या बताने वाले हैं? चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तो पहला है आपके, पहला अनुप्रयोग क्या है इसका? सीधे लंबे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। समझ गए भाई? ये बात अपने यहाँ पे करेंगे, सीधे लंबे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसान है, आपको समझते जाना है। सबसे पहला कह रहा है सीधा लंबा धारावाही तार बनाओ। ये लो, ये अपन ने एक तार बनाया, ठीक है। इसके अंदर जो धारा है वो मान लेते हैं, धारा आपके किधर से किधर जा रही है, इस प्रकार से इसमें धारा बह रही, ठीक है। हमें इस सीधे लंबे तार के कारण क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? सबसे पहले फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला ये है, बंद समाकलन बी डी एल कॉस थीटा बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई। यही है फॉर्मूला। क्या क्या चीजें इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए चाहिए, पहले आपको ये पता करना है। तो देखो इधर, एक तो चाहिए अपने को चुंबकीय क्षेत्र, एक चाहिए अपन को अल्पांश, फिर इनके बीच का कोण म्यू नॉट का म्यू नॉट रहेगा, लेकिन उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल धारा का मान भी चाहिए। 4 चीजें चाहिए, देख लो, बी वेक्टर, डीएल वेक्टर, दोनों के बीच का कोण और सिग्मा आई। कैसे बनाएंगे? सब एक एक स्टेप वाइज आपको समझना है। सबसे पहली बात तो देखो, आपकी धारा ऊपर जा रही है, क्या ये जो तार है किसी बंद पृष्ठ के अंदर है? तो आप कहोगे सर नहीं, ये जो धारा जा रही अभी खुले में है, तो हम क्या करना चाहेंगे? इसको एक बंद पृष्ठ के अंदर बंद करना चाहेंगे। तो अपन ने मान लिया इस तार से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु है। क्या ले लिया भाई? इस तार से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु मान लिया मैंने पी, ठीक है। और इस आर दूरी को त्रिज्या मानते हुए यहां मैंने एक क्या बना दिया? वर्ताकार एम्पियर का बंद पथ बना दिया। ये एम्पियर का बंद पथ है, बनाया। अब सुनो, इसी बंद पथ पर आप क्या ले सकते हो? अल्पांश ले सकते हो। ये ले लिया मैंने अल्पांश, ठीक है, ये डीएल ले लिया। अब आप कहोगे कि बताओ, अल्पांश हो गया, सिग्मा आई कितना आएगा? इस बंद पथ में से कितनी धारा जा रही है? आई धारा, तो सिग्मा आई का मान भी धारा मतलब आई हो गए। सिग्मा आई हमारे पास आ गया, डीएल हमें पता चल गया। अब बच गया बी और थीटा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको पता करनी है किस बिंदु पर? बिंदु पी पर। तो एक नियम करवाया था पिछले क्लास में, अपन ने किया था कि किसी सीधे तार के अंदर या धारावाही चालक तार है, उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है, उसके लिए अपन ने दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम किया था। याद है आपको कि क्या करना है? दाहिने हाथ से चालक तार को इस प्रकार से पकड़ना है कि आपका जो अंगूठा है वो धारा की दिशा में रहे, तो मुड़ी हुई अंगुलियां क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो यहाँ पर भी वही बात है, अंगूठे को धारा की दिशा में करेंगे तो मुड़ी हुई अंगुलियां क्या बताएगी? यानी इस साइड में, इस जगह आप देखोगे ना, तो आपके अंदर की तरफ मिलेगी आपको डायरेक्शन। एक और नियम बता देता हूँ आपको, दायां हाथ की हथेली का नियम पता है आपको कैसे? कि अंगूठे को धारा की दिशा में कर दीजिए, अंगूठे को धारा की दिशा में, अंगुलियों को किधर फैलाइए? बिंदु पी की तरफ। जिस बिंदु पे आपको चाहिए उस बिंदु की तरफ अंगुलियों को फैलाइए। हथेली आपको क्या बताएगी? हथेली क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। याद है आपको ये नियम? तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन आ रही ना, यहाँ से अंदर की तरफ आ रही,
अंदर को मतलब अपन कैसे दर्शाएंगे, बी वेक्टर की डायरेक्शन आ रही है अंदर यानी क्रॉस करो। यदि यही धारा नीचे की तरफ आती तो हम करते अंगूठे को नीचे, अंगुलियों को इधर फैलाते बाहर की तरफ यानी डॉट के रूप। याद है जब अपन ने आवेश की गति पढ़ी थी किसके अंदर, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, तब मैंने डॉट और क्रॉस का अर्थ समझाया था। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि अल्पांश की सीध में कौन है, ऐसे है ना ये, तो अल्पांश इस प्रकार से और इधर अंदर ही कौन है आपका चुंबकीय क्षेत्र, तो थीटा कितना बन रहा है यहाँ पर 0 डिग्री। ये 0 डिग्री यहाँ पर रखेंगे तो क्या बनेगा, बंद समाकलन बी डी एल कॉस 0 डिग्री बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई की जगह क्या हो जाएगा आई, धारा कितनी जा रही है आई, cos 0 का मान कितना होता है 1, तो बचा बंद समाकलन बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई। ठीक, अब हम चाहते हैं केवल b का मान, तो पहले b को बाहर ले लीजिए, बंद समाकलन हो जाएगा dl बराबर म्यू नॉट आई। अब बात आती है कि यहाँ पर बताओ सर ये बंद समाकलन dl क्या है, अरे ये है एम्पियर के बंद पथ का अल्पांश, तो आप जब इसका समाकलन करोगे तो एम्पियर के बंद पथ की परिधि आ जाएगी, क्या हो जाएगा एम्पियर के बंद पथ की परिधि या कुल लंबाई जो कि परिधि है कितनी बनेगी, आर त्रिज्या वाला है तो 2 पाई आर हो जाएगी इसकी परिधि, यहाँ पे रख दीजिए और सोल्व कर दीजिए, b इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई, ये नीचे जाएगा तो b का जो फॉर्मूला मिलेगा हमारे को वो ये मिलेगा, लास्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, नोट कर लीजिए b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये त्रिज्या आप जितनी मानोगे उतना यहाँ पर आ जाएगा, कैपिटल आर मानना तो कैपिटल आर लिख देना, स्मॉल आर मानिए तो स्मॉल आर लिख देना। अरे बोलो समझ में आई कि नहीं बात, ये बात है अनुप्रयोग नंबर फर्स्ट, किसका, एम्पियर के बंद पथ का अनुप्रयोग नंबर फर्स्ट। फॉर्मूला क्या है बोलो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब इसका सेकंड भी है तो सेकंड देख लीजिए, सेकंड नंबर पे हेडिंग डालिए आप, ठोस ठोस से पहले आप ऐसे लिख लो, बेलनाकार ठोस धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये आपको वही सेकंड नंबर पे हेडिंग डाली, बेलनाकार ठोस धारावाही तार के कारण या ठोस बेलनाकार धारावाही तार के कारण, दोनों बात एक ही। अब सुनो यहां पर भी वही बात है, वहां पर क्या था आपका जो तार था वो बिल्कुल पतला और सीधा लंबा था, यहां अपन कर रहे हैं कि ठोस तार होना चाहिए, और वो भी कैसे, बेलनाकार, ये अपन ने बना दिया ठोस बेलनाकार तार। ठीक, हम कह रहे हैं इसके अंदर भी धारा प्रवाहित हो रही है तो धारा की डायरेक्शन बतानी पड़ेगी हमारी, हम ये दर्शा देते हैं धारा की दिशा इसमें ये है, ठीक है, ये धारा इसमें यहाँ पर प्रवाहित हो रही। अब हम चाहते हैं कि कोई बिंदु लेवे और उस बिंदु पर हम क्या करें, अपन मान लेते हैं इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी। तो जैसे अपन ने सीधे तार के कारण अभी अपन ने किया, एक सीधा लंबा तार था उससे आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया जहां पर जो आपका क्या आया था चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आया था, तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, इस जगह भी आपका आंसर सिमिलर आएगा, क्यों, तो सुनो आप क्या करोगे, इस बिंदु P को इस प्रकार से क्या बनाओगे, एम्पियर का बंद पथ बनाओगे, यहाँ अल्पांश लेओगे, फिर चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे, थीटा 0 आएगा, सब कुछ वही करेंगे, और बी की जो वैल्यू आएगी, यानी ये जो तार है इस तार से बाहर बिंदु लिया, तो बाहर बिंदु लोगे सबसे पहले, जब बिंदु बाहर है और इसकी त्रिज्या भी माननी पड़ेगी, आप इसकी त्रिज्या मैं मान लेता हूँ कितनी है, कैपिटल आर, और दूरी कितनी ली, स्मॉल आर, तो उस दौरान जो आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान आएगा वो कितना आएगा, बाहर बिंदु पर ये आएगा आपके म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर, दूरी कितनी ली आपने, स्मॉल आर ली, तो अपन ने उसके हिसाब से मान लिख दिया। लेकिन अब जैसे ही आप क्या करोगे, इस बार अपन क्या करेंगे, देखिए जो बिंदु बाहर था ना, इस बार हम क्या करेंगे, इसके सतह पर लेके आ जाएंगे बिंदु P,
अब आप देखोगे कि इसकी दूरी तो अपन स्मॉल आर लेते हैं और कैपिटल आर, ये इसकी त्रिज्या, ये दोनों तो बराबर होगी, है कि नहीं? अरे भाई जब बाहर बिंदु लिया ना तब स्मॉल आर बड़ा था कैपिटल आर से, लेकिन जैसे हम क्या करेंगे, जैसे हम चलेंगे कहाँ पर, तार की सतह पर, तो तार की सतह पर स्मॉल आर है ना वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो स्मॉल आर जब कैपिटल आर के बराबर आएगा तब इसकी वैल्यू जो आएगी बी बराबर वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, वो कौन सा, कैपिटल आर। समझ में आई कुछ बात? इसमें क्या फर्क है कि जो छोटा आर था वो हो जाएगा कैपिटल आर। अब आपसे पूछे कि बताओ इसके अंदर कोई बिंदु ले ले, जब तीसरा पॉइंट अपन करेंगे ना, कहां पर, गोले के अंदर, तो बताइए क्या आएगा। अंदर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो स्मॉल आर और छोटा हो जाएगा कैपिटल आर से, ठीक है? तब बताइए चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा। अब जब अंदर जाने की बात आएगी तो उस दौरान देखिए ये बिंदु, जो धारा इसमें आई जा रही ना, अब पूरी आई काम में नहीं आएगी, इस आई की जगह कुछ ना कुछ मान चेंज होगा, और कितना होगा तो थोड़ा मैं समझा देता हूं आपको, देखो कैसा होगा। डायग्राम को एक बार वापस देख लीजिए। ये जैसे मान लो एक तार है, इस तार में से पूरे में जो धारा जा रही है ना, वो पूरे में से धारा निकल रही है आई, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम एक इसके अंदर एक बिंदु लिया, तो इसकी त्रिज्या तो कैपिटल आर है, हमने क्या करा, तार के अंदर एक बिंदु पी लिया और ये जो दूरी है वो स्मॉल आर है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे एक क्या, अपना बंद पथ, तो इस बंद पथ में से कितनी धारा गुजरेगी वो हमें चाहिए। तो आप ये बताओ ये तार कैसा है, बेलनाकार, तार का जो मतलब कुल आयतन होता है वो अपन कितना लिखते हैं, बेलनाकार का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब ये वाली आर है ना वो आप रखना बड़ा, वो बड़ा क्यों रख रहे हैं उसका भी बता देता हूँ कारण। अरे बड़ा इसलिए रखेंगे, कुल आयतन में से, कुल आयतन बनेगा इसका पाई आर स्क्वायर एच, इतने आयतन में धारा, थोड़ा उधर कर देते हैं इसको, देखिए पाई आर स्क्वायर आयतन में जो धारा जा रही है वो कितनी है बताओ, आई। और अब हम निकालेंगे इकाई आयतन में, इकाई आयतन में धारा कितनी होगी, आई बटे पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है? ऊंचाई इसकी एच मान लो, एच ऊंचाई, ठीक। क्या आपको इस पूरे में से गुजरने वाली धारा चाहिए? नहीं ना, क्योंकि आई है पूरे में से गुजरने वाली, हमारे को किस में से गुजरने वाली चाहिए बताओ, हमें चाहिए इसके अंदर से, ये जो इतना सा एरिया ना, इस एरिया में से गुजरने वाली धारा चाहिए। तो इसको कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इजी है, हमारे पास इतने आयतन में से नहीं चाहिए, हमें चाहिए पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर एच वाले आयतन में धारा, आयतन में धारा बताओ कितनी होगी। तो बिल्कुल आसान है, ये जब आई बटे पाई कैपिटल आर का स्क्वायर एच, ये है इकाई में, इतने में चाहिए तो इससे गुणा कर दो, पाई आर स्क्वायर एच, इससे गुणा कर दिया, तो पाई से पाई कटेगा, एच से एच कटेगा, तो बचेगा आई स्मॉल आर का स्क्वायर बटे कैपिटल आर का स्क्वायर, ये आपका सिग्मा आई का मान आएगा। बाकी सारी डेरिवेशन सेम चलेगी जैसे अपन ने किया था ना इसमें, भाई अपन ने फर्स्ट वाले इसमें किया था, तो सारी चीजें सेम टू सेम रहेगी, केवल जो सिग्मा आई लिखा ना आपने, ये आई की जगह क्या लिख देना, उधर उधर आई की जगह लिख देना है आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, तो देखो चेंज आएगा यहाँ पर, और इसकी वजह से बी 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई की जगह हम लिखेंगे आई स्मॉल आर का स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ से क्या कट रहा है, स्मॉल आर से एक स्मॉल आर कटेगा, जो बचेगा सब चीजें वो अपन इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, बी बराबर ऊपर देखिए क्या बचा, म्यू नॉट आई बचा बटे ये 2 पाई भी नीचे जाएगा, तो क्या बनेगा बोलो, एक काम और, ये एक आर भी तो बच रहा है ऊपर, ये छोटा आर बच रहा है भाई, और नीचे जाएगा ये 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। ये बनेगा कब, जब आप इस तार के अंदर कोई बिंदु ले, तीन स्थितियों पर मैंने आप चुंबकीय क्षेत्र बता दिया, बाहरी बिंदु पर, सतह पर और अंदर। बोलो समझ में आ गई बात, इजी है कि नहीं? तो ये है एम्पियर का परिपति बंद परिपतीय नियम, दोनों अनुप्रयोग अपन ने कर लिए। उससे पहले अपना बायो सावर्ट नियम का जो सेकंड अनुप्रयोग था थोड़ा मिस हो गया था पिछली क्लास में, वो भी मैंने करवा दिया, ठीक। पिछली क्लास में अपन ने 3 क्वेश्चन भी करे थे, याद है आपको? अब कुछ क्वेश्चन और हैं वो अपन यहाँ पे करते हैं, बाकी अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक तो अपन शायद पिछली क्लास में कर दिए थे, तो इसका आंसर भी आपने
दे दिया था। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक। कौन सी पद्धति में मात्रक पूछा है? सीजीएस। पहली बात तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक बताओ। एसआई मात्रक आपने क्या पढ़ा था, याद है आप? टेस्ला। और क्या पढ़ा था? टेस्ला पढ़ा था, टेस्ला। फिर मैंने कहा था सीजीएस पद्धति के अंदर इसका मात्रक होता है गाउस। गाउस कह दो या गाउस कह दो, गाउस कह दीजिए या गाउस कह दीजिए। क्या कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है? हेनरी नहीं होगा, न्यूटन इंटू मीटर नहीं होगा, वेबर नहीं होगा। अब टेस्ला क्या होता है? टेस्ला होता है एसआई मात्रक। तो याद रख लेना, एक ऑप्शन इसमें से कट करके और उसकी जगह लिख लेना गाउस। गाउस या गॉस एक ही बात है। ऑप्शन थोड़े रॉन्ग हो गए तो ऑप्शन एक ऐड कर लेना, या तो इसको हटा, हेनरी को हटा के आप ये डाल देना। आंसर क्या आएगा इसका? चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक होता है गाउस या गॉस। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए आप। कि तार की एक वर्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। फेरे कितने भाई? 100। फेरों की संख्या को लिखते हैं अपन n से। n बराबर लिख दीजिए आप 100। जो जो चीजें दे रहे हैं वो आप लिखते जाइए साथ साथ। तो देखो कुंडली में फेरे कितने हैं? 100 है। फिर प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर। r बराबर 8 सेंटीमीटर दिया, ये भी लिख लेते हैं। ठीक है, आगे चलो। इनमें 0.40 एम्पियर यानी जो धारा जा रही है वो 0.40 एम्पियर यहाँ से गुजर रही है, प्रवाहित हो रही है। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? अरे ये तो बिल्कुल इजी है। आपको पता है कुंडली के केंद्र पर बी सेंटर पर कितना आया था? फॉर्मूला याद है क्या आपको? यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आसानी से ये आप लगा सकते हो और इसको सोल्व